हमारा नाम तो कटा नहीं। एसआईआर को लेकर के जो ममता बनर्जी इतनी अग्रेसिव थी कि वो खुद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, वकील बन गई, तो उनके मन में ये शंका थी कि हमने जो लिस्ट तैयार किए हैं अब तक, जो कुछ भी फर्जी है, 91 लाख मतदाताओं के नाम कटना छोटी बात नहीं है। और ये अगर ममता बनर्जी की चलती तो 91 लाख वोटर होते, तो इसका मतलब है कि ये 91 लाख वोटर ममता जी के वोटर थे और वो आश्वस्त होती चौथी दफा भी जीत को लेकर के। तो इसका मतलब है कि एसआईआर से वो सीधा हिट हो रही थी और उनको लग रहा था कि जैसे ही फर्जी वोटर के नाम कटेंगे हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे। दरअसल ये एक दूसरी तरह की भ्रांति है कि एसआईआर में जितने भी नाम कटे वो टीएमसी के वर्कर्स या सपोर्टर्स थे, जबकि सच्चाई ये है कि अच्छे खासे तादाद में उसमें ऐसे भी लोग थे जो बीजेपी के सिंपैथाइजर्स थे, सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे। तो ये एक बोगी फैलाया गया कि ये होने से हमारे वोटर्स सारे काटने का। शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूज, और उसमें एक मेजर एक्सक्यूज वो भी था। लेकिन कई तरह के आपने बीच में देखा होगा कि आईपैक के ईडी का जब रेड पड़ा तो इन्होंने किस तरह वहां से अपनी फाइल को उठाकर ये सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया, और ये जाहिर हुआ अंत में जब वो मिस्टर जैन का अरेस्ट हुआ उस कंपनी से, और कंपनी को आदतन अपने एम्प्लॉयज को मैसेज करने पड़े, मेल करने पड़े कि अब बंगाल में हमारी, और सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार पड़ी इनको, ठीक से फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की भी। जी हाँ। तो ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया थी जिसको हम सेकंड चरण की प्रक्रिया कहते हैं। फर्स्ट चरण में कंप्लीटली रिजाइन टू फेट वाली सिचुएशन थी, और उनको लग रहा था कि जो भी हो इन गुंडों से कौन निपटेगा इनको। और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसी थे, मुर्शिदाबाद जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मालदा जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वेस्ट दिनाजपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां तो कोई बाहर निकलने का किसमें हिम्मत नहीं था। इवन सिलीगुड़ी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके आसपास ट्राइबल्स अच्छी खासी तादाद में है, जलपाईगुड़ी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर ट्राइबल्स को धमकाया जा रहा था, और धमकाया इस तरह से जा रहा था कि वहां पर एक अजीब सी स्थिति है कि ट्राइबल्स आके बसे हैं अच्छी खासी तादाद में। कई जमाने से कूच बिहार का एक हिस्ट्री है, दार्जिलिंग वहाँ के टी गार्डन्स की एक हिस्ट्री है, और उनके पास जमीन तो है, काबिज तो वो है, लेकिन उसके पेपर्स वहाँ के प्रशासन के साथ मिलके टीएमसी के कार्यकर्ता अपने उन मुसलमान अपने जो उनके भाई हैं, बंधु हैं, सपोर्टर हैं, और इस बार वहां के वोटर को, जिसको कि टीएमसी के गुंडे, ये सबसे बड़ा इलेक्शन ब्लैंक था इस बार कैंपेन में। अमित शाह भी इस पर फोकस कर रहे थे, योगी भी फोकस कर रहे थे, मोदी भी फोकस कर रहे थे। योगी कह रहे थे 4 मई के बाद 5 मई को टीएमसी के गुंडे नाक रगड़ेंगे आपके पास। मोदी कह रहे थे कि इस बार उनकी बोलती बंद कर देंगे। अमित शाह कह रहे थे कि इस बार 4 मई के बाद जो अगर कोई हाथ भी अगर टच किया तो 4 मई के बाद उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। इसका मतलब है कि वो अपने वोटर को, वहां के वोटर को इस लाइन पर एंथुसियास्टिकली कह रहे थे कि आप उत्साह बनाइए, डरिए मत। तो डर के वातावरण को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की पहली चुनौती थी, और उसमें बीजेपी को क्या ऑन द ग्राउंड सफलता मिली, आपने क्या देखा? मेजर सफलता ये मिली कि जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जो मशीनरी थी वो उसने अनप्रेसिडेंटेड ढंग से इंथुजियास्टिक होकर इनिशिएटिव लेकर काम किया। फॉर एग्जांपल, पहली बार मेरे नॉलेज के हिसाब से भारत में ऐसा हुआ कि 80 आईपीएस ऑफिसर्स, 80 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स दूसरे स्टेट से डेपुटेशन पे लाए गए, और जिनके तहत 4-4 थाने लगाए गए कि वो उस पर नजर रखें, निगरानी रखें। रेगुलर एसपी भी था, लेकिन साथ के साथ माइक्रो मैनेजमेंट के लिए उस पर सुपरवाइजर बैठाए गए, ताकि अगर कोई बायस भी हो तो उसको चेक एंड बैलेंस बना रहे। पहली बात, कई आईएएस ऑफिसर्स आए जो कि कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में जिन्होंने हाथ बटाया, दूसरे स्टेट से आए। तीसरा, मतलब कई इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए वो उसकी पूरी फहरिस्त है।
8,000 बूथ्स को सेंसिटिव बूथ्स डिक्लेयर किया गया। और आप जानते हैं कि सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, इस तरह की जो बूथ्स की कैटेगरी होती है, डिप्लॉयमेंट भी उसी स्केल में बदल जाता है। तो 8,000 सेंसिटिव बूथ कोई छोटा फिगर नहीं है। और इसके अलावा आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि बिहार में करीब करीब 1 लाख फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था। उसके कंपैरिजन में वेस्ट बंगाल में 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। तो आप 3 टाइम्स ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहां पे था। उसी से आप लगा सकते हैं हर पुलिस स्टेशन को पहली बार जो बूथ था, इलेक्शन बूथ थे, वो उनको लिंक किया गया पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम से, ताकि वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो अगर कोई ऑन द ग्राउंड तालमेल भी बनाने की कोशिश कर रहा है या सपोर्ट की कोशिश कर रहा है पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी, तो उसकी मॉनिटरिंग, एक पैरेलल मॉनिटरिंग चल रही थी थाने में। और इसके अलावा कई जो शिकायतें आई उस पर तत्काल कार्रवाई हुई। 250 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया थानों से बाहर। और धीरे धीरे एक स्थिति आ गई थी कि अब कितनों को करें, ये इतने कंप्लेन्स आ रहे थे। और जाहिर है कि ये कंप्लेन्स रेजिडेंट कर रहे थे, जो भयाक्रांत वहां की जनता थी वो कर रही थी, और उसकी स्पॉट इंक्वायरी होती थी और क्विक डिसीजन होता था। ये नहीं कि 3 महीने 3 हफ्ते वो इंक्वायरी चल रही है। तो उस क्विक डिसीजन का नतीजा था करीब करीब 250 ऑफिसर्स बाहर गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड किया गया करीब 10-12 दिन पहले, क्योंकि वो अपने डीआईजी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक लेडी ऑफिसर थी वहां पे, आईपीएस ऑफिसर, और उसके नीचे का जो एक लोकल एडिशनल एसपी था जो रियल चार्ज में था, he was not even willing to listen to a DIG because इतना जो उसकी साठ गांठ वहां पे हो गई थी। उसके बाद जो अमूमन इस तरह के इलेक्शंस में जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, जो नॉन गुंडे होते हैं, उनको एक प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाता है। इस बार फॉर्चुनेटली वो लिस्ट, चूंकि लगातार लोग काम कर रहे थे, कई तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी, तो वो केवल डिपेंडेंस पुलिस स्टेशन पर नहीं था। स्टेट की पुलिस का अपना इनपुट आ रहा था, सेंट्रल एजेंसी का अपना इनपुट आ रहा था, और लोकल शिकायतें और आ रही थी। उस आधार पे ठीक इलेक्शन के पहले करीब करीब 1000 इन गुंडों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना करें, लोगों में भय न फैलाएं। तो कहने का मतलब है आईपैक का जो जैन का अरेस्ट हुआ उसका भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारी अंदरूनी इनकी जो चीजें गुंडों के कौन कौन कर रहा है उससे निकली होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज हुआ इसको कंट्रोल करने का। और लगातार इलेक्शन कमीशन बहुत पैनिक नजर रखी हुई थी। कंट्रोल रूम के अलावा सब लोग हॉटलाइन पे थे, और पूरे दिन जो चला, तो ऐसी तभी बाज नहीं आने को तैयार थे। ये तो डिटेल आपने बताई, आप जल्दी से जुड़े तो फिर और आप इंटरेस्टिंग बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, ऑन कैमरा राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। उस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन दी होती तो ये पोलराइजेशन नहीं होता। ये पोलराइजेशन हो गया है, और इस पोलराइजेशन का लाभ अब भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। अभी उदय जी से हम ये बात करना चाह रहे थे कि ये जो 100 एमएलए और कुछ राज्यसभा और कुछ लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अमित शाह के संपर्क में होने की खबरें आ रही हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी 2 टीएमसी होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या टीएमसी में सब चुनाव के बाद टूट होगी या चुनाव के पहले टूट होगी? चुनाव के बाद टूट होने का मतलब है कि अगर टीएमसी की सरकार नहीं बनती है, फर्ज कीजिए, और बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति में होती है, तो क्या टीएमसी के कुछ विधायक
छोड़ करके टीएमसी का दामन, भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लेंगे? और क्या राज्यसभा और लोकसभा के कुछ नेता, सांसद क्या भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे? ये खबर आ रही है, ये चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के का जो जो टूट हुई है, उस टूट का ये इंपैक्ट पश्चिम बंगाल पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये खबर पुख्ता आ रही है कि टीएमसी में पंजाब का इंपैक्ट हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो श्रीमान अमित शाह जी अभी कोलकाता में ही हैं और वो आ जा रहे हैं, तो कोलकाता से भी आपको आम आदमी पार्टी जैसी खबर देखने को मिल सकती है। इसलिए लोग कहते हैं कि वोट कहीं भी डालो, भाजपा में ही जाएगा। लेकिन एक खबर यह है कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ बहुत हाई है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से सरकार अपने आप बना ले और किसी टूट की आवश्यकता न पड़े। हाँ, आगे राज्यसभा के सांसद टूट जाएं या लोकसभा के सांसद टूट जाएं, कहना मुश्किल है, लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है। इंपैक्ट तो हो रहा है, चर्चा शुरू हो गई है, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे पॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड होता है, सब हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।